नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। कल हमने आपको कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के आंदोलन का पहला चरण, जिसे उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, 1885 से 1905 तक, यानी प्रारंभिक 20 वर्षों के आंदोलन के स्वरूप के बारे में कल हमने बताया था। अब आज हम उसी के आगे शुरू करेंगे और आज शुरू करेंगे कांग्रेस आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है, 1905 से 1919 तक, और इस चरण को उग्रवादी चरण, गरमपंथी चरण के नाम से जाना जाता है। तो आज शुरू करते हैं इसी टॉपिक को। तो कांग्रेस आंदोलन का द्वितीय चरण, और इस चरण को क्या नाम दिया गया है? उग्रवादी चरण। 1905 से लेके 1919 ईस्वी तक ये। ठीक है, तो देखिए, कांग्रेस आंदोलन का पहला चरण उदारवादी चरण था। प्रारंभिक 20 वर्षों का आंदोलन हुआ, लेकिन इस उदारवादी चरण का जो आंदोलन हुआ, इससे बहुत ज़्यादा उपलब्धियां अर्जित नहीं हुई थीं, बहुत सीमित उपलब्धियां ही मिल सकी थीं। और 1892 का अधिनियम आया, उससे भी बहुत सीमित सुधार ही हुए थे। तो इस कारण से कांग्रेस के ही जो नए नेता थे, गरमपंथी विचार के थे, उनमें असंतोष व्याप्त हुआ। उन नए नेताओं में असंतोष व्याप्त हो जाता है और फिर आगे चल करके कांग्रेस के अंदर नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। और फिर आप देखेंगे कि 1905 से गरमपंथी आंदोलन या उग्रवादी चरण की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस आंदोलन के द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ, यानी उग्रवादी चरण। तो ये कांग्रेस के अंदर उग्रवादी चरण की शुरुआत के क्या कारण थे, क्या रीजन थे कि कांग्रेस में ये एक गरमपंथी विचारधारा के लोग आ गए। तो सबसे पहले हम उग्रवादी चरण के आंदोलन का कारण जानेंगे। ठीक है, देखिए, कांग्रेस के अंदर जो गरमपंथी विचारधारा के लोगों का उदय हुआ, उन्हीं को उग्रवादी विचारधारा के नेता कहे जाते हैं वो लोग। ठीक है, अब उग्रवादी आंदोलन के उदय के लिए अनेक कारक उत्तरदायी थे। उन कारकों में अगर देखा जाए, उन कारणों में देखा जाए, तो एक कारण था ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियां। ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियां। अब देखिए कि ब्रिटिश सरकार की जो शोषणकारी आर्थिक नीति थी, उसमें आप अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति देख लीजिए। तो भू राजस्व नीति में इन्होंने लगान की ऊंची दर निर्धारित की थी। किसानों के उपज का अधिकांश हिस्सा जो है कर के रूप में, भू राजस्व के रूप में ले लिया जाता था। तो किसानों की दशा बहुत ही खराब होती जा रही थी। वाणिज्यिक फसलों की नीति के कारण किसानों की स्थिति खराब होती गई, वो कर्ज के बोझ से दबते गए। इनकी मुक्त व्यापार की नीति के कारण शिल्पी व्यापारी बिल्कुल पंग हो चुके थे। ये भी अगर आप देख लें। इसी तरह ब्रिटिश सरकार की अकाल नीति अगर देखें, तो अकाल नीति ऐसी थी जिसमें जनता के राहत के लिए कोई कार्यक्रम नहीं थे। ऐसे में बड़ी संख्या में, अकाल के समय में बड़ी संख्या में लोग भूखमरी के शिकार हुए। अब इन्हीं सब से
जनता में तो असंतोष था, कांग्रेस के अंदर भी कुछ नेताओं में असंतोष पैदा हुआ। जो कांग्रेस के अंदर नए नेता सम्मिलित हुए उनमें असंतोष पैदा हुआ। अब इन राष्ट्रवादी नेताओं को ये विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार ना तो न्यायप्रिय है और ना ही भारतीयों की हितैषी, और इसके लिए हमें इनके विरोध की नीति अपनानी पड़ेगी, संवैधानिक तरीके से हट करके हमें आंदोलन करना पड़ेगा। तो ये इनके सरकार की जो शोषणकारी आर्थिक नीतियां थी, इससे कांग्रेस के नए नेताओं में असंतोष पैदा होता है और उनमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक जन आंदोलन शुरू करने की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये एक कारण आप बता सकते हैं। दूसरा कारण अगर देखा जाए, कांग्रेस की आवेदन निवेदन नीति की असफलता। ठीक है, अब देखिए, उदारवादी चरण 20 वर्ष का चरण रहा। इस चरण में कांग्रेस की जो नीति थी, आवेदन निवेदन की नीति थी। हर वर्ष अधिवेशन करना, अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करना, उस प्रस्ताव को बिल्कुल आवेदन के रूप में भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार, क्राउन के पास भेजना, उस पर नहीं ध्यान दिया गया तो पुनः निवेदन करना। लेकिन इस नीति से कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है, और जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो कांग्रेस के अंदर आप देखेंगे कि जो नए नेता सम्मिलित हुए उनमें असंतोष पैदा हुआ कि कांग्रेस की ये जो उदारवादी नेतृत्व है, इनकी नीति असफल है, इससे भारतीयों को कुछ लाभ नहीं मिल रहा, कुछ अधिक सुधार नहीं हो रहा, कोई अधिकार नहीं मिल रहा, और इससे नेताओं में असंतोष व्याप्त हुआ। और फिर आप देखेंगे कांग्रेस के अंदर एक गर्म दल का उदय हो जाता है। तो एक कारण ये भी रहा है। फिर इसके अतिरिक्त अगर आप देखें कुछ अन्य कारणों में, तो एक कारण अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी आप देखेंगे कि उग्रवादी चरण के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भारत के नेताओं ने प्रेरणा लेनी शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे कि अमेरिका की क्रांति सफल रही, फ्रांस की क्रांति सफल रही, जर्मनी में राष्ट्रवादी विचारधारा आया तो जर्मनी का एकीकरण सफल रहा, इटली का एकीकरण सफल रहा। ये सब घटनाएं भारतीय नेताओं को प्रेरित कर रही थीं कि नहीं, हमें साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। इसी तरह आप देखेंगे कि 1895-96 में एक छोटा सा अफ्रीकी देश इथोपिया पर जब इटली ने आक्रमण किया और इटली इस पर अधिकार करने का सोचा, तो इथोपिया ने इटली जैसे साम्राज्यवादी देश को युद्ध में पराजित कर देता है। एक छोटे से देश ने जब इटली जैसे साम्राज्यवादी देश को पराजित किया तो लोगों में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष की भावना पैदा हुई। इसी तरह आप देखेंगे कि 1905 ईस्वी में एशिया के एक छोटे से देश जापान ने विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यवादी देश रूस को पराजित कर दिया। और जब जापान ने रूस को पराजित कर दिया तो फिर आप देखेंगे कि पराधीन देशों के आंदोलन को गति मिली। पराधीन देश के नेताओं को लगा कि नहीं, अब साम्राज्यवादी अजेय नहीं है, इन्हें भी पराजित किया जा सकता है और इनसे संघर्ष करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी आप देखेंगे कि उग्रवादी आंदोलन के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये भी कारण था। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो
लॉर्ड कर्जन के कारनामे, लॉर्ड कर्जन के कारनामे। देखिए, लॉर्ड कर्जन कौन थे? भारत के वायसराय थे। और लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय थे। और इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे देश में अत्यधिक प्रतिक्रिया होती। उन कार्यों के विरुद्ध क्या होती है? प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। और फिर आप देखेंगे कि लोगों में तेजी से राष्ट्रवाद जागृत होता है। और फिर आप देखेंगे कि ये उग्रवादी आंदोलन की भी शुरुआत होती है। अब लॉर्ड कर्जन के कारनामों में अगर देखें तो लॉर्ड कर्जन के कारनामों में एक था कलकत्ता नगर पालिका अधिनियम। ठीक है, ये 1899। अब ये कलकत्ता नगर पालिका अधिनियम का मुद्दा क्या आया, इसके प्रति क्यों प्रतिक्रिया होती है? तो देखिए, 1899 में कलकत्ता नगर पालिका अधिनियम पारित हुआ। और इस अधिनियम के द्वारा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या नगर पालिका में कम कर दी गई। ठीक है। और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तो इससे क्या हुआ कि नगर पालिका सभा में सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों का बहुमत कायम हुआ। और ऐसे में फिर सरकार जो चाहेगी नगर पालिका के अंतर्गत कानून बना सकती थी। तो इस अधिनियम से लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त हुआ, नेताओं में असंतोष व्याप्त हुआ। तो ये भी एक कारण रहा कि उग्रवादी चरण की शुरुआत हुई। इसी तरह आप देखेंगे कि कर्जन के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1903 में। तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 वास्तव में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम सम्राट हुए थे ब्रिटेन के। और इन्हीं के सम्मान में 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। और भारी मात्रा में धन खर्च किया गया इस आयोजन में। जबकि इस समय देश में अकालों की एक लंबी श्रृंखला चली आ रही थी। 1896-97 में अकाल पड़ा, 1899 में 1900 ईस्वी में अकाल पड़ा। और उन अकालों में बड़ी संख्या में लोग भूखमरी के शिकार हो रहे थे। सरकार कुछ भी राहत के लिए कार्य नहीं कर रही थी। और दूसरी तरफ देश का धन दिल्ली दरबार के आयोजन में खर्च कर रही है। तो इससे भी लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया होती है। तो ये भी दिल्ली दरबार का आयोजन, ये लॉर्ड कर्जन के कारनामों में से एक था। इसी तरह आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ। तो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ। और इसका उद्देश्य ये था कि इस अधिनियम के द्वारा शिक्षा पर सरकारी शिकंजे को, सरकारी नियंत्रण को बहुत मजबूत कर दिया जाए। सरकार जो चाहेगी उस तरह की शिक्षा नीति बन जाएगी। तो शिक्षा पर सरकारी शिकंजे को मजबूत करने के लिए, भारतीयों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र को सीमित करने के लिए ये विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। और इस अधिनियम का भी जोरदार विरोध हुआ। और इससे भी कांग्रेस के कुछ नेताओं में असंतोष पैदा हुआ। इसी तरह विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना 1904। तो 1904 ईस्वी में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना की गई कलकत्ता में। करोड़ों रुपए खर्च करके ये विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना होती है। और फिर आप देखेंगे कि भारतीयों ने इसे अपना अपमान समझा कि ये हमारे
राष्ट्रीय जीवन का अपमान है। हाँ, कि भाई विक्टोरिया जिसने देश के लोगों पर अत्याचार किया था और उसका मेमोरियल बनाया जाए देश में, तो हमारे जो है ये राष्ट्रीय जीवन का क्या है, अपमान है, राष्ट्रीयता का अपमान है। तो इससे भी लोगों में असंतोष हुआ। और फिर लॉर्ड कर्जन का जो सबसे अप्रिय कार्य था वो था बंगाल विभाजन 1905। तो बंगाल विभाजन 1905 ये लॉर्ड कर्जन का सबसे अप्रिय कार्य था। 1905 में इसने बंगाल को विभाजन करके दो भागों में बांट दिया, एक तो मूल बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल एवं असम कर दिया गया था। और इससे जो है देश में बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा हो गया था बंगाल विभाजन से। तो लॉर्ड कर्जन के सभी कारनामों में, सभी कार्यों में सबसे अलोकप्रिय कार्य कौन था, तो उत्तर क्या देंगे, बंगाल विभाजन था। ठीक है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारतीयों में वास्तविक जागरूकता पैदा हुई, वास्तविक राष्ट्रवाद पैदा हुआ। और इसके लिए हमें लॉर्ड कर्जन को धन्यवाद देना चाहिए कि आप इतना गड़बड़ काम कर दिए कि हम जागरूक हो गए। ठीक है। तो इस तरह से एक विचार गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है। ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के कारनामों से भी कांग्रेस के नए और गर्मपंथी नेताओं में जन आंदोलन करने का विचार आया और यहीं से फिर उग्रवादी चरण की शुरुआत हो जाती है। तो कांग्रेस के अंदर उग्रवादी चरण की शुरुआत के क्या कारण थे ये स्पष्ट करना है, तो इन कारणों को आप भी जो है विश्लेषित करेंगे। ठीक है। अब इस आंदोलन के अंतर्गत जो आंदोलन हुए, इस चरण के अंतर्गत जो आंदोलन हुए उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। ठीक है। ये उग्रवादी चरण का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। और इस स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन किसका परिणाम है, बंगाल विभाजन का परिणाम है। बंगाल विभाजन ना होता तो ये आंदोलन ना होता। बंगाल विभाजन हुआ और उसी के विरोध में ये आंदोलन हुआ। तो चलते हैं, इस पहले हम बंगाल विभाजन क्या है वो बताते हैं और फिर उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो आंदोलन हुआ उसके बारे में बताते हैं। बंगाल विभाजन देखिए इस समय जो बंगाल है ये देश का बहुत बड़ा सूबा था, बहुत बड़ा प्रांत था। और इस समय के बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा शामिल था। यानी इतना मिल करके ये बंगाल हुआ करता था। यानी उस समय का 1905 का जो बंगाल है उसमें आज के पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का बिहार, आज का उड़ीसा इतना शामिल था। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सूबा था, बहुत बड़ा प्रांत था। और इस समय बंगाल की आबादी अगर देखा जाए तो लगभग 7 करोड़ 85 लाख आबादी थी, जो पूरे ब्रिटिश भारत की आबादी का, पूरे भारत की आबादी का 1/4 था। तो समझ सकते हैं कि बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था। अब लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है। और बंगाल का विभाजन करके इसने एक नया प्रांत बनाया, पूर्वी बंगाल
एवं असम, इस नाम से। ये क्या था? ये नया प्रांत था। बंगाल का विभाजन किया और विभाजन करके एक नया प्रांत बना दिया, और नया प्रांत का नाम क्या रखा? पूर्वी बंगाल एवं असम। अब ये इस नए प्रांत में अगर देखा जाए तो इसमें ढाका, चटगांव, राजशाही, ये पूरे जिले इसमें थे। इसके अतिरिक्त कुछ पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्र थे। इसमें असम का क्षेत्र भी शामिल किया गया। तो ढाका, चटगांव, राजशाही के संपूर्ण जिले, कुछ क्षेत्र और फिर असम, तो ये क्षेत्र मिला करके पूर्वी बंगाल एवं असम नामक नया प्रांत बनाया गया। इस नए प्रांत की राजधानी ढाका बनाई गई। ठीक है, बाकी शेष क्षेत्र बंगाल के नाम से जाना जाता था, उसकी राजधानी पूर्वत कलकत्ता बनी रही। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार ने यह बताया कि देखिए, बंगाल सूबा चूंकि बहुत बड़ा है और पूरे सूबे में प्रशासन चलाने में असुविधा हो रही, तो सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए हमने क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन किया। सरकार ने ये बताया कि बंगाल विभाजन का रीजन ये है कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए, क्योंकि प्रशासन चलाने में असुविधा हो रही है, तो सुविधा के लिए हमने क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन कर दिया। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी, और बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कमजोर करना। ठीक है, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कमजोर करना। बंगाल राष्ट्रवाद का एक बड़ा केंद्र था। राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत तेजी से विकसित हो रही थी बंगाल में, और उसको कमजोर करना यह सरकार का लक्ष्य बना था। तो इसके लिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया कि अगर बंगाल विभाजित हो जाएगा तो राष्ट्रवादी विचारधारा भी कमजोर हो जाएगी। ठीक, अब आप देखेंगे कि तत्कालीन गृह सचिव रिस्ले ने भी कहा था कि अविभाजित बंगाल एक बहुत बड़ी ताकत है, और विभाजित हो जाने पर यह कमज़ोर पड़ जाएगा। हमारा उद्देश्य बंगाल का विभाजन करना है, जिससे कि हमारे शत्रु बंट जाए और कमज़ोर पड़ जाए। तो अपने शत्रुओं को बांटने के लिए, कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन किया, ऐसा गृह सचिव रिस्ले का कथन था। तो स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण प्रशासनिक असुविधा नहीं थी, बल्कि बंगाल में बढ़ रहे राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। इस उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है, अब बंगाल के विभाजन में एक और विभाजन अंतर्निहित था। एक तो क्षेत्र का विभाजन हो गया, एक तो बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल। लेकिन इस विभाजन में एक और विभाजन अंतर्निहित था, और वो था सांप्रदायिक आधार पर विभाजन। ठीक है, किस आधार पर? सांप्रदायिक, क्योंकि जो नया प्रांत पूर्वी बंगाल एवं असम बनाया गया था, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो इस तरह से इन्होंने क्षेत्र का तो बंटवारा किया, एक तरफ से हिंदू और मुसलमानों का भी बंटवारा किया। तो इस तरह से ये बंगाल का विभाजन हमने आपको बताया। अब बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सर्वप्रथम दिसंबर 1903 में आ गया था, और जैसे बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सरकार लाई, उसी समय से आप देखेंगे कि बंगाल में इस प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वीश चंद्र राय जैसे बंगाल के नेताओं ने बंगाली हितवादी, संजीवनी जैसे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपना विरोध आंदोलन उसी समय से शुरू कर दिया जब प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, लेकिन आगे चल कर के आप देखेंगे कि 19 जुलाई 1905 को सरकार ने ये घोषणा कर दी
कि बंगाल का विभाजन होगा। प्रारंभ में प्रस्ताव लाया गया, प्रस्ताव का विरोध चल रहा था और उसी समय 19 जुलाई 1905 को सरकार ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। एक तरह से प्रस्ताव का जो विरोध कर रहे थे लोग, उनके आंदोलन पर एक तगड़ा तमाचा सरकार ने मारा जब उसने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। ठीक है, तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। ठीक, अब इस घोषणा के बाद आप देखेंगे 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई और यह ऐतिहासिक बैठक कासिम बाजार के राजा मणिन्द्र चंद्र नंदी की अध्यक्षता में हुई। ठीक है, तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, एक पॉइंट। दूसरा, इसी घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक, एक ऐतिहासिक सम्मेलन कासिम बाजार के राजा मणिन्द्र चंद्र नंदी की अध्यक्षता में होता है। अब इसी बैठक में, इसी सम्मेलन में क्या हुआ कि यहीं पर स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक है, कि हम बंगाल विभाजन के विरोध में क्या करेंगे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन करेंगे। तो यह प्रस्ताव कब पारित हुआ? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, एक पॉइंट ये नोट कीजिए। यद्यपि इस प्रस्ताव के पारित करने से पहले आपको बताएं कि 13 जुलाई 1905 को संजीवनी नामक पत्रिका ने एक सुझाव दिया था। इस पत्रिका में एक लेख लिखा गया था, तो इसमें यह सुझाव दिया गया था कि यदि सरकार बंगाल का विभाजन करती है, क्योंकि 13 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा नहीं हुई थी, 19 जुलाई को ही, लेकिन 13 जुलाई 1905 को ही संजीवनी में यह प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव किया गया था कि यदि सरकार बंगाल का विभाजन करती है तो हम उसके विरोध में हमें बहिष्कार आंदोलन करना चाहिए। बहिष्कार से मतलब यहाँ है कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। तो ये सुझाव हम कब दे दिया गया था? 13 जुलाई 1905 को। किस पत्रिका में? संजीवनी। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पे प्रश्न बनेगा कि बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किस पत्रिका ने दिया था? किसने दिया था? संजीवनी ने। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये विभाजन से पहले ही ये सुझाव जो है संजीवनी ने दे दिया था। और फिर आप देखेंगे कि आगे चल कर के स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित हो गया। कब पारित हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। अब 1 सितंबर यानी 1 सितंबर 1905 को सरकार ने यह घोषणा कर दी कि विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाएगा। ठीक है, विभाजन की तिथि 19 जुलाई को तो ये केवल घोषणा की थी कि विभाजन होगा, लेकिन विभाजन की तिथि कब घोषित की गई? 1 सितंबर को। क्या घोषित की गई कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है, देखते देखते 16 अक्टूबर आ गई। अब 16 अक्टूबर की तिथि को अगर देखें, क्योंकि इसी दिन बंगाल का विभाजन हुआ, तो इसलिए ये तो याद ही रखना है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। अब बंगाल विभाजन की तिथि याद रखते हैं तो इस तिथि को 2 तरह से देखिए। पहली चीज तो पूरे बंगाल में आप देखेंगे कि लोगों ने शोक दिवस मनाया। इस दिन शोक का दिन था, दुख का दिन था कि सरकार ने हमें बांट दिया। ठीक है, अलग कर दिया।
तो पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, लोग व्रत रखे, उपवास रखे, ये सारी चीज़ें। और दूसरी तरफ इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इन्होंने लोगों को आह्वान किया, लोगों से अपील की कि आप इस दिन को 16 अक्टूबर के दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाएं। यद्यपि रक्षाबंधन कभी अक्टूबर में नहीं होता, वो सामान्यतः अगस्त में पड़ता है और वो हो भी चुका था। लेकिन चूंकि रक्षाबंधन जो है अटूट बंधन है, एकता का प्रतीक है, अटूट बंधन, कि सरकार चाहे हमें अलग कर ले, लेकिन हम दिल से एक हैं। तो ये एक प्रतीक बन गया, एकता का प्रतीक। और लोगों ने इस दिन फिर एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी। ठीक है, 16 अक्टूबर के दिन किसके कहने पर? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये पॉइंट याद रखिए कि यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि किसके आह्वान पर 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था, तो उत्तर देंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर। तो 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन हुआ, दो, एक तो बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और दूसरी तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर लोगों ने रक्षाबंधन भी मनाया। ठीक है, लोगों ने एक दूसरे के हाथ में राखियां बंधी, क्योंकि ये अटूट बंधन का प्रतीक है, कि हम एक हैं, एकता का प्रतीक। तो इस तरह से 16 अक्टूबर को ये बंगाल विभाजन हुआ। और बंगाल विभाजन के बाद फिर आप देखेंगे कि पूरे देश में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में अनेक नेताओं के साथ मिलकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। तो बंगाल में व्यापक रूप से ये शुरू हुआ क्योंकि मुद्दा ही बंगाल का है। लेकिन बंगाल के साथ साथ अगर देखा जाए तो देश के अन्य कोनों में भी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन हुआ। जैसे आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, यानी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन महाराष्ट्र पहुंचा और महाराष्ट्र में तिलक एवं उनकी पुत्री केतकर ने इस आंदोलन की अगुवाई की। तो महाराष्ट्र में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तिलक एवं उनकी पुत्री केतकर ने। इधर आप देखेंगे कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में यह आंदोलन हुआ, तो यहाँ लाला लाजपत राय और इनके साथ अनेक नेता जैसे अजीत सिंह, स्वामी श्रद्धानंद, और भी, तो इन लोगों ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। दिल्ली में अगर देखा जाए तो दिल्ली में भी ये आंदोलन चला और दिल्ली में इसका नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया। मद्रास प्रांत तक ये पहुंचा, दक्षिण भारत में भी सर सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, टी.एम. नायर, ये सब नेताओं ने, आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राव के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। तो देखते देखते ये बंगाल का जो मुद्दा था, मुद्दा तो बंगाल का था, लेकिन बंगाल में तो ये आंदोलन चला ही चला। बंगाल के साथ साथ देश के अन्य कोनों में भी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन फैल गया। तो ये देशव्यापी आंदोलन हो गया। पहली बार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आप देखेंगे कि ये आंदोलन होता है। ठीक है, अब इस आंदोलन को अगर आप देखें तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन ने अपने प्रचार प्रसार में स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली। तो स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसमें भाग लिया और स्वदेशी बहिष्कार का व्यापक प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और इन स्वयंसेवी संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति ये एक स्वयंसेवी संस्था थी और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के प्रचार प्रसार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है,
अब 12 साल के एक अध्यापक थे अश्विनी कुमार दत्त। इनके नेतृत्व में सैकड़ों शाखाएं इस समिति की फैली हुई थीं और जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन ने अपने प्रचार प्रसार में आप देखेंगे कि धार्मिक मेलों, पारंपरिक त्योहारों एवं लोक परंपराओं का भी सहारा लिया। लोक परंपराओं का सहारा, यानी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के प्रचार प्रसार में जो धार्मिक मेले आयोजित होते थे उसके माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से, अन्य लोक परंपराओं के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार होता है। तो देखिए आगे अगर हम देखते हैं तो इस आंदोलन ने अपने प्रचार प्रसार में धार्मिक मेलों, पारंपरिक त्योहारों और लोक परंपराओं का भी सहारा लिया। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में बंगाल के छात्रों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही, ठीक है। तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में बंगाल के छात्रों की जो भूमिका थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। अब ये बढ़ चढ़ करके बंगाल के छात्रों ने इस आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन में छात्रों की बढ़ती हुई भूमिका को देख करके अगर आप देखें तो बंगाल के जो कार्यवाहक सचिव थे कार्लाइल, तो ये कार्लाइल जो है ये बंगाल के क्या थे, कार्यवाहक सचिव थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जिला कलेक्टरों के नाम एक पत्र लिखा, ठीक है। और जिला कलेक्टरों के नाम लिखे गए पत्र में कहा गया कि वो अपने अपने क्षेत्र के स्कूल और कॉलेजों से ये कहें कि वे अपने छात्रों को आंदोलन में ना उतरने दें और अन्यथा उनकी मान्यता और सरकारी सहायता दोनों समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो कार्लाइल का ये जो पत्र है जिला अधिकारियों के नाम, कलेक्टरों के नाम, तो इसी को कार्लाइल सर्कुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्लाइल सर्कुलर। तो यहाँ कार्लाइल सर्कुलर से क्या तात्पर्य है, ये अगर आप देखें तो कार्लाइल सर्कुलर का मतलब यही है, ठीक है, कि इसमें जिला कलेक्टरों के नाम पत्र लिखा गया और ये कहा गया कि वह स्कूल कॉलेजों से ये कहें कि वह अपने छात्रों को आंदोलन में ना उतरने दें, अन्यथा उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, उनकी सरकारी सहायता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। अब इसके माध्यम से छात्रों पर अत्याचार शुरू हो गया, छात्रों का दमन शुरू हुआ। तो इसके विरोध में आप देखेंगे कि छात्रों ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की। एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की, जिससे कि हम सरकारी दमन का मुकाबला कर सकें। तो सरकारी दमन का मुकाबला करने के लिए ये एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना होती है और इसके सचिव थे सचेंद्र प्रसाद बसु। सचेंद्र प्रसाद बसु ये थे एंटी सर्कुलर सोसाइटी के सचिव। और फिर इस सोसाइटी के द्वारा आंदोलन में छात्रों को उतारने में बड़ा योगदान दिया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि इस आंदोलन में महिलाओं की भी भूमिका रही। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में महिलाओं की भूमिका रही और महिलाओं ने जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने
की अपील की। आप देखेंगे कि महिलाओं द्वारा जो है विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया, विदेशी साड़ियों का त्याग किया गया, ठीक है। महिलाओं द्वारा विदेशी बर्तन के प्रयोग का बहिष्कार किया गया, विदेशी चीनी के प्रयोग का बहिष्कार किया गया। तो महिलाओं की भी इस तरह से भूमिका रही, ठीक। फिर आप देखेंगे कि इस आंदोलन ने बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सकी, यानी किसान इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिए, तो यह आंदोलन किसानों को प्रभावित नहीं कर सकी। तो दूसरे कह सकते हैं कि ये एक तरह से मध्य वर्ग तक ही सीमित आंदोलन था। और फिर ये आंदोलन बड़ी संख्या में मुसलमानों को भी अपने पक्ष में नहीं कर सकी। यद्यपि कुछ राष्ट्रवादी मुसलमानों ने इस आंदोलन में भाग लिया, लेकिन बंगाल के बहुत सारे मुसलमान इस आंदोलन से क्या रहते हैं, अलग रहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़। अब इस आंदोलन का प्रभाव अगर आप देखें विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा। आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव अगर देखें तो आप देखेंगे कि इस आंदोलन ने, स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया, ठीक है। यानी इस आंदोलन के माध्यम से देश आत्मनिर्भर होने लगा, क्योंकि हमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना है तो उसका निर्माण करना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। और फिर आप देखेंगे कि अनेक स्वदेशी स्टोर खुलने लगे, और सबसे पहले आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, और इन्होंने इस आंदोलन के दौरान आप देखेंगे कि सर्वप्रथम एक स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। उस स्टोर का नाम था बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर, ठीक है। यह बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर था। इसकी स्थापना आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने की थी, और यह पहला स्वदेशी स्टोर खोला गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहला स्वदेशी स्टोर यही खोला गया, ठीक है। और इस तरह से अनेक स्वदेशी स्टोरों की स्थापना हुई, आत्मनिर्भरता की तरफ देश बढ़ने लगा, ठीक है। दूसरी तरफ बहिष्कार आंदोलन हुआ और लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू किया। लोगों ने विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जाने लगी। महिलाओं ने विदेशी कपड़ा, विदेशी बर्तन, विदेशी चीनी का प्रयोग करना बंद किया। कपड़ा धुलने वाले ने विदेशी कपड़ा धुलने से इनकार कर दिया। साधु संतों, महंतों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद को ग्रहण करना बंद कर दिया। तो इस तरह से बहिष्कार आंदोलन भी काफ़ी सफल रहा, और इसका परिणाम ये हुआ कि आप देखेंगे कि जो देश में विदेशी वस्तुओं का आयात हो रहा था, आयात में कमी आई। ये आर्थिक प्रभाव ये पड़ा, एक तरफ तो देश आत्मनिर्भर हो रहा है, देश में स्वदेशी उद्योग लग रहे हैं, और दूसरी तरफ बहिष्कार आंदोलन से विदेशी वस्तुओं के आयात में कमी आती है। ये आर्थिक दृष्टि से इसका प्रभाव आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आर्थिक प्रभाव हमने आपको बताया कि आत्मनिर्भरता का नारा देता है ये आंदोलन, आत्मशक्ति का नारा देता है। और फिर आप देखेंगे कि बहिष्कार आंदोलन ने जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तो परिणाम क्या हुआ कि विदेशी वस्तुओं के आयात में कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये हम आर्थिक प्रभाव के बारे में आपको बताया कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि सांस्कृतिक प्रभाव, तो आप देखेंगे कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देता है स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। अब
इस आंदोलन के माध्यम से आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की जाने लगी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार में डांस सोसाइटी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। डांस सोसाइटी ये छात्रों का संगठन था। याद रखिएगा कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान तो किसका? डांस सोसाइटी, छात्रों का यह संगठन था। और इसके सचिव थे सतीश चंद्र मुखर्जी। सतीश चंद्र मुखर्जी ये थे, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में ये डांस सोसाइटी बनी थी और इसने भी राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और परिणाम यह हुआ कि इसी दौरान सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की हुई। रंगपुर नेशनल स्कूल यानी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के दौरान पहला राष्ट्रीय स्कूल कब कहाँ खुला? रंगपुर में। कब? 8 नवंबर 1905 को स्थापना हुई। उसके बाद फिर अनेक राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना होती रही। इसी क्रम में अगर आप देखें तो 14 अगस्त 1906 को कलकत्ता में बंगाल नेशनल स्कूल एवं बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, ठीक है। और फिर इन राष्ट्रीय स्कूलों में शिक्षा कैसे दी जाए, शिक्षा का स्वरूप क्या हो, पाठ्यक्रम क्या होगा, इन सब के लिए अगले यानी 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन ने सांस्कृतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका अदा की। इसी तरह आप देखेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में ही शिक्षा के बाद साहित्य, तो साहित्य के क्षेत्र में भी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का समय है, ये बांग्ला साहित्य का, बांग्ला काव्य साहित्य का स्वर्ण युग है। बांग्ला काव्य साहित्य का क्या है? ये स्वर्ण युग है। अब आप सोचेंगे कि इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास और अन्य कवियों ने, इनकी जो रचनाएं थी, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा दी। इनकी रचनाओं से प्रेरणा मिली, राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। इसी समय आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था जिसका शीर्षक है आमार सोनार बांग्ला। ये और इसी समय ये लिखा था आमार सोनार बांग्ला, और ये बहुत लोकप्रिय हुआ, हमारा सोना जैसा बंगाल। और आगे चल कर के 1971 में जब बांग्लादेश बना तो आप देखेंगे बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान इसे बनाया। और आप देखिए कि भारत के राष्ट्रगान की रचना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने की और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। तो बांग्लादेश का ये राष्ट्रगान बना था, ठीक है। तो इसी समय, तो इस समय जो साहित्य रचा गया उससे जो है आंदोलन को गति मिली। अब साहित्य के साथ साथ कला, स्वदेशी कला को भी प्रोत्साहित किया गया कि हम विदेशी कला की जगह हम स्वदेशी कला को प्रोत्साहन देंगे। और आप देखेंगे कि इस समय अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के छोटे भाई थे अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और कला के क्षेत्र में इन्होंने पाश्चात्य आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया और अपनी देसी पारंपरिक कलाओं, अजंता की गुफाओं, बाघ की गुफाओं से प्रेरणा लेना इन्होंने शुरू किया। और फिर आप देखेंगे कि इन्होंने 1906 ईस्वी में देसी कला के प्रचार प्रसार के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स
की स्थापना की। ये 1906 में इन्होंने देसी कला के प्रचार प्रसार के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। तो ये जो आधुनिक काल में बंगाल चित्रकला का विकास होता है, और उस बंगाल चित्रकला के प्रणेता कौन हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। और फिर आप देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पहली छात्रवृत्ति मिली कला के महान मर्मज्ञ नंदलाल बोस को। ठीक है, ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और इन्हीं को इस सोसाइटी की पहली छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो कला के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि विदेशी आधिपत्य को अस्वीकार करके देसी परंपराओं से कला को प्रोत्साहित किया गया, कला का विकास किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि इस आंदोलन का प्रभाव रहा, और इस समय आप देखेंगे कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु जैसे वैज्ञानिकों की सफलताएं आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इस समय स्वदेशी आंदोलन था और तमाम स्वदेशी स्टोर खोले जाने थे, तो उनमें जो है ये वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो इसमें आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु जैसे वैज्ञानिकों की सफलताएं भी महत्वपूर्ण रहीं। तो आर्थिक प्रभाव के साथ साथ आप देखेंगे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का सांस्कृतिक क्षेत्र में, राष्ट्रीय शिक्षा के विकास में, साहित्य के विकास में, कला के विकास में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, अब 1907 के अंत तक तो यह आंदोलन चलता रहा, लेकिन 1907 के अंत तक आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने बड़ी क्रूरता के साथ इस आंदोलन का दमन करना प्रारंभ किया। स्वदेशी स्टोरों को बंद कराना शुरू किया, आंदोलनकारियों को पकड़ करके उन्हें जेल भेजना शुरू किया, बड़े बड़े आंदोलनकारियों को देश से निर्वासित कर दिया गया। इसी समय लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, इन सब को आप देखेंगे कि देश से निर्वासित किया गया। इसी समय बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 वर्ष की सज़ा सुना करके बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। इसी समय आप देखेंगे कि अरविंद घोष और पाल जी को जो है गिरफ्तार करके इसी समय अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। ठीक है, अब एक तरफ बड़े बड़े नेताओं को या तो देश से बाहर कर दिया जा रहा है या जेल भेज दिया जा रहा है, और इसी दौरान ये 2 महत्वपूर्ण नेता राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। तो परिणाम क्या हुआ कि पूरा का पूरा आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। अब नेतृत्व करने वाला कोई नहीं, और परिणाम यह हुआ कि जब आंदोलन नेतृत्व विहीन हुआ और सरकार का दमन चक्र चल रहा, तो ऐसी स्थिति में ये आंदोलन 1907 के अंत तक स्वतः समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसका परिणाम अगर देखें तो तात्कालिक रूप से यह आंदोलन असफल रहा। क्यों? क्योंकि यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। ठीक है, यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ और बंगाल विभाजन तुरंत रद्द नहीं हुआ। तो तात्कालिक रूप में यह आंदोलन असफल रहा, क्योंकि इस आंदोलन से बंगाल विभाजन खत्म नहीं किया गया था, रद्द नहीं किया गया था। लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो आगे चल करके लगभग 3 साल बाद। तो तात्कालिक रूप से तो ये असफल रहा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम जो है वो अच्छे रहे हैं। तो ये हमने तो आपको बंगाल विभाजन बताया, और बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होता है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, अब इस स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के दौरान अगर आप देखें तो एक ब्रिटिश पत्रकार W.H. निवेंसन
ये आंदोलन की रिपोर्टिंग करने के लिए जो है वो भारत आए। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के दौरान कौन सा ब्रिटिश पत्रकार जो है आंदोलन की रिपोर्टिंग करने के लिए भारत आते, तो W.H. न्यूवेंसन, ये ब्रिटेन के एक अखबार तो डेली क्रॉनिकल, और तो डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे, कई महीनों तक रिपोर्टिंग की। इसके बाद जो इन्होंने रिपोर्टिंग की उस सारे को संकलित करके इन्होंने एक पुस्तक तैयार की थी, और वो पुस्तक थी न्यू स्पिरिट इन इंडिया। इसके लेखक यही, इन्हीं के जितने भी रिपोर्टिंग थी उस सब का संकलन है न्यू स्पिरिट इन इंडिया। तो इस आंदोलन की बहुत कुछ जानकारी आपको ये न्यू स्पिरिट इन इंडिया के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो ये हमने आपको कांग्रेस आंदोलन का जो द्वितीय चरण शुरू होता है, गर्मपंथी चरण या उग्रवादी चरण, उसका ये एक आंदोलन बताया, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, तो अब इस क्रम में अगर आप देखें तो आगे बंगाल विभाजन, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियों का परिणाम अगर देखें तो उत्पन्न परिस्थितियों के दो परिणाम आपको सामने मिलेंगे। एक तो मुस्लिम लीग की स्थापना, इसी का परिणाम, और दूसरा कांग्रेस के अंदर फूट पड़ जाना, और फूट पड़ी तो विभाजन हुआ। तो ये स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियों का दो परिणाम आपको हम बताएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस में फूट, दिल्ली दरबार, बंगाल विभाजन समाप्त होना, और अन्य जो आंदोलन हुए इस दौरान, वो सारी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।